बेटा चैप्टर नंबर 4 बेसिकली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आप लोग यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ ऐप्स हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होते हैं। तो उनकी हम डिटेल देखेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज देखेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किस काम के लिए यूज़ होते हैं, और फंक्शन क्या करते हैं। बेसिकली इस सेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का पता हो, सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज होते हैं। अगर आपने कोई काम कंप्यूटर के थ्रू करना है तो आपको पता हो कि हमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये हमें यूज करना है। ठीक है, कैटेगरी पता होनी चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखना है इसमें। और एग्जांपल्स के तौर पे हम ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के नाम यूज करेंगे। मैं आप मतलब पेपर में, लेकिन आप लोगों ने किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखना है, जनरल कैटेगरी लिखनी है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं लिखना। स्प्रेडशीट लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं लिखना। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं लिखते। ब्रांड नेम अलाउड नहीं होता हमें कैम्ब्रिज के एग्जाम में, तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नाम से आइडिया हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होंगे जो कंप्यूटर यूज करेगा, जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इंस्टॉल जरूर करते हैं विंडोज वगैरह, लेकिन हम ये नहीं देखते कि विंडो पीछे क्या कर रही है, विंडो में क्या क्या पड़ा हुआ है। वो हमारा काम नहीं है, कंप्यूटर यूज करता है उसको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हम लोग खुद इंस्टॉल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब वगैरह करते हैं, तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन होती हैं। ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, इट इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू गाइड अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे पाइथन में हमने जो प्रोग्राम्स लिखे हैं वो भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर छोटा सा भी हो सकता है, 5-10 लाइनों का, और हमारी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस चीज़ का। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद अब ये बेटा डायग्राम है, अगर आप ये डायग्राम समझ जाएं तो आपको बहुत सा आधा चैप्टर आपका वैसे ही, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो सिर्फ नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स बता दें, हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल बता दें। तो इस तरीके से आप इसमें अगर आप ये डायग्राम अगर आप देख लो तो आपको उसकी एग्जांपल्स का भी पता चल जाएगा। हार्डवेयर होता है, जैसे सीपीयू है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, कीबोर्ड माउस वगैरह, हार्डवेयर का एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हार्डवेयर। सो एनी इंस्ट्रक्शन यू गिव थ्रू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट इट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एग्जीक्यूट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप करोगे तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएगा हार्डवेयर के पास। तो ये इसकी हायरार्की होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटीज हैं, आगे और एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास मिलियंस ऑफ आप हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आप सॉफ्टवेयर अगर आप देखें प्ले स्टोर पे, तो अगर या आप उसमें आईफोन में देखते हैं जिसका एप्पल स्टोर होता है, तो हर कैटेगरी के आपको हजारों लाखों सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है। ये कुछ कैटेगरीज लिखी हैं जो कि हमारे सिलेबस में। कैट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर, गेम सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ये वो हैं जो कि हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में जाए। तो ये तो बेसिकली इसकी हायरार्की होगी। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वन बाय वन आप इसको सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसकी एक इसका चार्ट बना हुआ है, ये बुक में भी बना हुआ है, ये देख लीजिएगा। उसमें अगेन आपको एग्जांपल्स वगैरह देखनी हो तो आप इधर से याद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये आगे उनकी कुछ एग्जांपल्स। आगे इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हम लोग खुद इंस्टॉल करते हैं, जो कि यूजर स्पेसिफिक होते हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से वो उसको इंस्टॉल करता है या यूज करता है। These are the programs that allow the user to do a specific task. इसके जनरल फीचर्स, ये 3-4 जनरल फीचर्स हैं इसके। यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, पहला तो ये क्या, परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस या वेरियस टास्क आपके हो गया, जो भी आपने इसमें एप्स वगैरह करनी है। अलाउ अ यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टास्क करना है आपने, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई आपने वीडियो बनानी है, कोई वीडियो को एडिट करना है, जो भी करना है आपने, वो स्पेसिफिक टास्क उसके अकॉर्डिंगली हमारा सॉफ्टवेयर यूज। मे बी अ सिंगल प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड,
और अ सूट ऑफ अ प्रोग्राम। सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, सूट भी हो सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आमतौर पे ये करता है, वो सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं देता, वो पूरा का पूरा आपको पैकेज बना के देता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे ज्यादा मशहूर है, हर ऑफिस में यही यूज होता है। और इसमें उन्होंने बेसिकली ऑफिस की सारी रिक्वायरमेंट जो भी एक ऑफिस में चाहिए होती हैं, वो सारी उन्होंने फुलफिल करके उन्होंने आपको एक ही सूट में बना के दे दी, ताकि आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करने पड़े, आप एक ही सूट इंस्टॉल करो या परचेज करो, और उसके बाद आप उसको, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। ठीक है, सिंगल प्रोग्राम, ये एग्जांपल दी हुई है नोट पैड की, आप लोगों ने अगेन एग्जांपल नहीं देनी है इसमें। आप इसकी जगह अगर एग्जांपल देनी हो तो आप यहाँ पे नोट पैड नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर लिखोगे। नोट पैड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को नोट पैड का पता होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह आप उसमें ऑफिस सूट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफिस सूट ब्रांड नेम नहीं है, ये और भी बहुत ज्यादा यूज। देन यूजर कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और ये सिर्फ तब चलता है जब यूजर को रिक्वायर्ड है। ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, ये आपका वैसे नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने कंप्यूटर ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये आपके बेसिकली, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको यूज कर रहे हो, अदरवाइज वो बंद ही रहता है, ना वो रैम में होता है ना वो कहीं और होता है। एग्जाम्पल्स, वर्ड प्रोसेसर। अच्छा बेटा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हमारे, जिनकी एग्जाम्पल दी हुई है, इसका रटा शटा नहीं लगाना। ये बेसिकली होपफुली बहुत से तो आप लोगों ने यूज किए होंगे, तो अपनी वर्डिंग में आप उसके तीन चार फंक्शंस उसके याद कर लेंगे, वर्ड प्रोसेसर करता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप क्या क्या कर सकते हो, तो दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, इसका रटा शटा लगाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, ये सॉफ्टवेयर वाला ये जो चैप्टर है, ये एज इट इज एएस में भी है। ठीक है, इसको पढ़ लेना है डिटेल में, एएस में भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पता हो कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, करता क्या है, दैट्स इट। सारी की सारी डिटेल हर सॉफ्टवेयर की किसी भी बंदे को नहीं पता होती, तो आपको बस बेसिक पता होनी चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज है। द फर्स्ट वन इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर बेटा जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसको ध्यान में रख के ये टॉपिक पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। इज यूज्ड टू मैनिपुलेट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये इसका बेसिक पर्पस होता है। दैट इट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट मींस कि आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जिसमें आपका टेक्स्ट वगैरह लिखा हो, तो उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसर यूज करोगे। सच इज एन essay or a report. Text is entered using keyboard and the software tools for copying, deleting and various type of formatting. तो टेक्स्ट जो आप इंटर करोगे वो तो कीबोर्ड से ही करोगे, ऑब्वियसली टाइप करोगे, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप उसको कॉपी कर लें, डिलीट कर लें, या कोई भी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मींस आप बोल्ड करते हो, टैलिक करते हो, हेडिंग्स लगाते हो, बुलेट्स लगाते हो, ये सारा फॉर्मेटिंग में आ जाता है। ये इसके फंक्शंस हैं बेटा, इसको बस एक बार देख लें, इसको आप अपने वर्डिंग में दो तीन लाइनें लिख लें तो वो ही बहुत है। इतना ये है कि ये अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए ना। क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, आप उसको एडिट करते हो, एडिट मीन्स कोई चेंजेस करनी है आपने, आप उसको सेव करते हो, और उसके बाद आप उसको मैनिपुलेट करते हो। ठीक है, मैनिपुलेट मीन्स फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी आपने उसमें लगा दिया। देन इसमें कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन होता है। कॉपी पेस्ट फंक्शन बेसिकली आपको टाइपिंग से बचाता है, कि अगर मुझे अगर नोट्स वगैरह बनाने होते हैं तो मैं इंटरनेट से हेल्प लेता हूँ, बुक से लेता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, सारा कुछ टाइप नहीं करता, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो ये बेसिकली आपको टाइपिंग से बचा देता है, आपको अननेसेसरी टाइपिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। देन स्पेल चेकर्स एंड थिसॉरस। स्पेल चेकर, आपने कोई भी फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक करनी है तो वो आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। थिसॉरस होता है आपकी डिक्शनरी वगैरह, जिसमें आपके सिनोनिम्स वगैरह ये सारी चीजें आपकी उसमें आ गई। तो वो ये है कि आप उसको, आपके लिए थोड़ी सी आसानी होती है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह आपकी नहीं होती है। देन इंपॉर्टेंट फोटोज एंड इमेजेस इनटू द स्ट्रक्चर, सॉरी इंपोर्ट फोटोज एंड इमेजेस इनटू द स्ट्रक्चर पेज फॉर्मेट। आप उसके बाद फोटोज या इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इंसर्ट में जाओगे, तो यहाँ से आप शेप्स, ये पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आपने कोई भी इंसर्ट करनी है। शेप्स ड्रॉ करने के लिए होती हैं, पिक्चर इंसर्ट आप उसमें कर सकते हो। देन ट्रांसलेशन इनटू द फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पेड वर्जन होते हैं उसमें यह है कि ट्रांसलेशन की ऑप्शन भी होती है आपके पास।
और हम लोग तो यूजली फ्री यूज करते हैं, तो इसलिए सर उसमें आपने तो कहा था कि किसी भी ब्रांड नेम का नाम लिखेंगे या उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, तो वर्ड प्रोसेसर ब्रांड का नाम नहीं है? बेटा वर्ड प्रोसेसर ब्रांड का नाम नहीं है, वर्ड प्रोसेसर एक जनरल कैटेगरी है, ब्रांड नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। नहीं सर, वर्ड प्रोसेसर वो होते हैं ना जिसपे आप वो वेबसाइट्स बनाते हैं, क्या थे यार उसमें? नहीं नहीं, वर्ड वो प्रोसेसर ही बेटा था। वो वर्ड प्रेस है, वो वर्ड प्रेस है। हाँ जी सर। अच्छा सर तो अलग चीज़ है। बेटा, वर्ड प्रेस हो रहा है, वर्ड प्रेस हो चीज है। वो वर्ड प्रेस वेबसाइट है, आप उस पर अपना अकाउंट वगैरह बनाते हो, और उसके बाद उसमें आपको वेब डेवलपमेंट की ऑप्शन वगैरह मिलती है, वो और चीज़ है। ठीक है सर। या वो जो नाम है वो है वर्ड प्रेस। ठीक है, ये प्रोसेसर है, तो दोनों डिफरेंट है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये है कि आपने कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर इज बेसिकली डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस विद सेंसर्स। बेसिकली सेंसर्स जहाँ पे आपके यूज होंगे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो उसको आप कंट्रोल एंड मेजरिंग, ये सेंसर वाली एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखी हैं। उसमें हमारे पास ये होता है कि आपने अगर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, प्रेशर करना है, ऑटोमेटिक जो आपकी लाइट होती है, सिक्योरिटी लाइट्स होती हैं, वो बेसिकली हमारे उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम मेजरिंग एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कर क्या सकते हो, बेसिकली टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लिक्विड हो गया, जो भी हो गया, एसिडिटी लेवल, जो हमने सेंसर्स में हमने ये सारा पढ़ा था। Then to control applications by comparing sensor data to the stored data and sending out signals to the to alter process parameters. उसके बाद आप उसको बेसिकली कंट्रोल एप्लीकेशंस के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप एसी ऑन कर दें, विंडो खोल दें, जो भी आपने उसमें करना, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेता है, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। तो ये आपके सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि कंट्रोल एप्लीकेशन। अच्छा, ये यूजुअली हम लोग यूज करते नहीं है, ठीक है, लेकिन बनाने वाले बनाते हैं ऑब्वियसली। जो सिक्योरिटी लाइट अगर कोई बनाएगा तो उसको सॉफ्टवेयर भी बनाना पड़ेगा। तो वो जब कोई सिक्योरिटी लाइट लेगा तो उसकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग यूजुअली यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन सेंसस वाले में हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं, इसलिए वो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो। बेटा ये क्लियर है, कंट्रोल एंड मेजरिंग जी। सॉफ्टवेयर। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट वन इज फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटिंग जिसमें आप अपने इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो। स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली फिल्टर्स वगैरह भी लगाते ही होंगे। फोटो एडिटिंग में ये है कि आप अपने इमेजेस में अगर आपने कोई भी चेंज करनी है, उसको फॉर्मेट करना है, कुछ भी करना है, आजकल एआई एप्स भी आ गई हैं आपके पास, जो कि आपकी फोटो एडिटिंग करके देती हैं आपको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो वो भी एक कैटेगरी है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दें। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर टू मैनिपुलेट डिजिटल फोटोग्राफ्स। डिजिटल फोटोग्राफ मींस जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं इमेजेस, वो आपके डिजिटल फोटोग्राफ्स होते हैं। ये जो आप डिजिटल कैमरा से पिक्चर्स लेते हो, वो आपके डिजिटल इमेजेस होते हैं। सो डिजिटल फोटोग्राफ को एडिट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए आप ये इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज ब्राइटनेस चेंजेस, क्या क्या कर सकते हैं आप, ब्राइटनेस चेंज कर लें, चेंज कंट्रास्ट चेंज कर लें, ऑल्टर कलर कलर सेचुरेशन कर दें, रिमूव रेड आई कर दें। ये आमतौर पे एक डिजिटल कैमरा में ये सारे फीचर्स होते हैं, आपके स्मार्टफोन में ये सारे फीचर्स होते हैं। They also allow for a very complex manipulation of photos. For example, change the feature of a face, combine photos, alter the images to give an interest effects and so on. आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप का नाम सुना होगा, कोरल ड्रॉ का नाम जी शायद नहीं सर। सुना हो। एडोब फोटोशॉप में बेसिकली ये सारे वो आपका फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें आप एक बने बनाए इमेज को आप चेंज करते हो। ठीक है, ये फोटो क्रिएट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एडिट कर रहा है। उसमें आप अपने टचअप जो भी आपने उसमें इमेज के अंदर करना है, वो आप उसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसके सिंपल आपके फीचर्स हैं। ठीक है, जो कि हर कैमरा में होते हैं, ये ब्राइटनेस वाला हो गया, ये कंट्रास्ट वाला हो गया, या आपका कलर सेचुरेशन हो गया, रिमूव रेड आई हो गया। ये तो हमारे आप हमारे डिजिटल कैमरा के साथ बिल्ट इन फीचर्स में आपका इंक्लूडेड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास,
जैसे चेंज द फीचर ऑफ अ फेस, कि आपने फेस को स्लिम करना है, थोड़ा सा कुछ करना है, कुछ स्मार्टफोन में होता है, सब में नहीं होता। देन कंबाइन फोटोज, आपने कोलैग वगैरह बनाना है। ऑल्टर द इमेज टू गिव एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स, बैकग्राउंड पे आपने कोई इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं। दे अलाउ फोटोग्राफर टू रिमूव अनवांटेड आइटम्स एंड जनरली टच अप अ फोटो टू मेक इट एज परफेक्ट एज पॉसिबल। तो उसमें यह है कि अब आप थोड़े ज्यादा प्यारे लगते हो उस तस्वीर में। देन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग मीन्स कि आप वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो उसके आपके लिए आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो। इट इज एबिलिटी टू मैनिपुलेट वीडियोस, बेसिकली आपने वीडियो को मैनिपुलेट करना है तो आप यूज करोगे टू प्रोड्यूस अ न्यू वीडियो, नई वीडियो बनेगी आपकी। इट एनेबल द एडिशन ऑफ टाइटल्स। ये बेटा यूट्यूबर्स ज्यादातर यूज करते हैं कि आप टाइटल्स वगैरह उसमें लगा दो। कलर करेक्शन, आपने कलर का कोई बीच में अगर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड वाइट है, आप उसको ब्लू करना चाहते हो, ब्लू कर दो, वो पूरी वीडियो में ब्लू ही रहेगा फिर। देन ऑल्टरिंग और एडिंग साउंड टू द ओरिजिनल ऑडियो, उसके बाद आप ऑडियो को एडिट करते हो या उसमें नई ऑडियो ऐड करना चाहते हो, तो वो ये सारे फीचर्स आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं। Essentially, it includes rearranging, adding, or removing sections of the video clips and or audio clips. तो वो जैसे मैंने आपको कहा कि जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली आप जो ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्ड कर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बहुत सी बात में वो चेंजेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैकग्राउंड नॉइस आ गई, कुछ हो गया दरमियान में, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, दरमियान में अगर हम की बातें वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सेक्शन अगर बीच में रिमूव करना चाहें तो वो बीच में आप कर सकते सर दरमियान में कोई इंट्रूडर आके गाने लगा दे। हैं। जी, सॉरी। सर पिछले मैच के लेसन में कोई सुबहान के नाम से आया था, गाने लगाए थे लेसन में। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है सर। तो क्लासेस में तो खैर काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आप बीच में एडिट कर सकते हो। अप्लाइंग कलर करेक्शन फिल्टर एंड अदर वीडियो एनहांसमेंट्स, क्रिएटिंग ट्रांजिशन बिटवीन क्लिप्स इनटू द वीडियो फुटेज। दरम्यान में आपको ट्रांजिशन वगैरह लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं वो साथ कुछ हो, बैकग्राउंड में किसी और की वीडियो लगा देते हैं कि एक्सप्लेन कर रहे के लिए या कुछ भी, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। बेटा ग्राफिक मैनिपुलेशन और ये जो है ऊपर जो हमने पढ़ा था फोटो एडिटिंग, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इनका जरा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर अलाउज बिट मैप एंड वेक्टर इमेजेस टू बी चेंज। अच्छा बेटा, बिट मैप और वेक्टर इमेजेस होते हैं ना, ये ओरिजिनल इमेजेस होते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन या बेस्ट आपको इमेज चाहिए। आमतौर पे जो कंपनी के लोगोस वगैरह डिजाइन किए जाते हैं वो आपके बिट मैप या वेक्टर इमेजेस में बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक तो लोग फ्री लोगों की वेबसाइट्स भी होती हैं, वो आपके इमेजेस लगा देते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बेसिकली अपने लोगो डिजाइन करवाती हैं, तो वो बिट मैप इमेज होता है और वो आपका वेक्टर इमेज होता है। उसका फायदा ये होता है कि आपने लोगो शेयर करना होता है बार बार। इंटरनेट पे शेयरिंग से प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इंटरनेट पे इमेज शेयर करते हो व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के थ्रू, वो उसको कंप्रेस कर देता है। जब कंप्रेस करेगा तो उसकी क्वालिटी खराब होगी। हमने कंप्रेशन वाले टॉपिक्स पढ़े थे लॉसी एंड लॉसलेस वाले में, तो उसमें ये ड्रॉबैक था, जब भी आप कंप्रेस करोगे फाइल को तो वो उसका फाइल साइज रिड्यूस करेगा। फाइल साइज रिड्यूस करेगा तो उसकी क्वालिटी भी खराब होगी। तो इसलिए हम वेक्टर इमेजेस वो ड्रॉ करते हैं ताकि बार बार शेयर करने से भी उसकी रेजोल्यूशन खराब ना हो, वो इमेज की क्वालिटी अफेक्ट सर वेक्टर इमेजेस हमारे सिलेबस में। है। वेक्टर इमेजेस बस इतना ही है हमारे सिलेबस में जितना पढ़ते हैं। ठीक है सर। सो सर ये क्लास कब एंड करेंगे? ये क्लास का एंड करें, जब आप कहीं एंड कर देते हैं मैंने आप नहीं नहीं अपन सर, को वैसे पूछ रहा हूँ, मैं लैपटॉप में चार्जिंग नहीं करूँगी ना करूँ। कर ले यार, थोड़ा पढ़ लेते हैं आज। चलिए ठीक है सर। अच्छा, bitmap images are made up of pixels which contain information about images brightness and colors। तो बेसिकली इसमें आप पिक्सल्स, स्मॉलेस्ट आपका जो डॉट होता है स्क्रीन के ऊपर, पिक्सल्स के थ्रू बनता है, उसकी आप रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर ब्राइटनेस, वो सारे के सारे इसमें फीचर्स होते हैं। और बिट
map graphic editors can change the pixels to produce a different image. तो इसमें बेसिकली आप पिक्सल चेंज कर देते हो। पिक्सल चेंज करने का मतलब ये है कि आप उसकी ब्राइटनेस, किसी एक पर्टिकुलर डॉट की अगर आप ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो आपका बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस होता है इसमें। बिकॉज अगर फोटो एडिटिंग में ही होता कि पूरा का पूरा इमेज चेंज होता है, आप ब्राइटनेस चेंज करो पूरे इमेज की ब्राइटनेस चेंज होगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फेस सर की कोई ब्राइटनेस चेंज होगी। एग्जांपल बताएंगे इसका, सॉफ्टवेयर का कोई एग्जांपल? यार इस समय ध्यान में नहीं है। वेक्टर ग्राफिक्स आपके बन जाते हैं, कैनवा, कैनवा में ऑप्शन थी और मेरे ध्यान से नहीं आता। गिम्प है एक सर, गिम्प में होता है। यार मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी वेक्टर ग्राफिक एडिटिंग की नहीं, ऐसे ही मैं वैसे ही तुक्का मार दो तो फायदा नहीं है। एक टूल था मेरे जहन में नहीं है कि कभी यूज किया था, अभी याद नहीं आ रहा। तो ठीक है सर। वेक्टर ग्राफिक एडिटर्स ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे एंड डू नॉट यूज पिक्सेल्स। अच्छा, बिट मैप में आप एक एक पिक्सल को एडिट कर सकते हो, वेक्टर में आप उसमें नहीं कर सकते हो। वेक्टर में आप लाइंस और कर्व्स वगैरह को करते हो। ये लोगो डिजाइनिंग के लिए यूज होता है वेक्टर ग्राफिक। और इसमें यह है कि आप किसी लाइन को आप चेंज करना चाहते हो, उस लाइन की आप ब्राइटनेस ऐड कर दो, उस लाइन की आप थिकनेस, या उसमें अगर उसकी शार्पनेस अगर आप करते हो तो वो एक एक लाइन के ऊपर इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, तो इसमें और ग्राफिक एडिटिंग जो ऊपर हमने इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखे थे उसमें फर्क किया, वो पूरे के पूरे इमेज को चेंज करेगा। जो भी आप चेंज करोगे अप्लाई करोगे वो पूरे के पूरे इमेज के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ब्राइटनेस करते हो, कंट्रास्ट करते हो, पूरे इमेज का कंट्रास्ट चेंज हो जाता है। इसमें आप एक एक लाइन के ऊपर कर सकते हो वेक्टर में। और बिट मैप में आप एक एक पिक्सल के ऊपर कर सकते हो। तो बिट मैप का साइज बहुत बड़ा होता है। जब आप इमेज साइज उसको मेजर करते हो वो काफी बड़ा इमेज साइज होता है उसका। लेकिन ये है कि उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है। बिट मैप इमेज आमतौर पे यूज करते हैं जो कि आपके आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जिनको जो अपनी ड्राइंग्स वगैरह की पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग उसको यूज करते हैं। वेक्टर इमेजेस मैंने आपको बताया लोगोज वगैरह के लिए यूज होता है, जो कंपनी अपने लोगो बनाती है तो उसके लिए वो इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिकली बोथ टाइप्स ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर माइट बी चूजन डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट ऑफ द ओरिजिनल इमेज। तो आप वेक्टर इमेज यूज करो या बिट मैप करो, वो डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए यूज करो। बेटा ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों ने यूज किया होगा। बेटा एक्सेल यूज किया होगा। जी सर, एक वो गूगल स्प्रेडशीट भी है। हाँ गूगल जी सर स्प्रेडशीट भी है, किया हुआ है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, ठीक है। सो ये बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो होता है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब इसमें कर क्या कह सकते हैं, इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डेटा। ये न्यूमेरिकल डेटा के लिए होता है आमतौर पे, जिसमें नंबर्स होते हैं सारे आपके। नंबर्स आर ऑर्गेनाइज ऑन अ ग्रिड ऑफ लेटर्ड कॉलम्स एंड नंबर्ड रोज। लेटर्ड कॉलम्स, कॉलम के ऊपर नंबर लिखा, लेटर लिखे होते हैं ए बी सी वगैरह। और जो आपकी रोज होती हैं वो न्यूमेरिकल होती हैं, उसमें 1 2 3 लिखा होता है। तो एक आपकी ग्रिड बन जाती है उसमें। द ग्रिड इट सेल्फ इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो वो आपके वो ब्लॉक्स वगैरह उनको हम सेल्स कहते हैं। और उनके सेल एड्रेस वगैरह होते हैं, जैसे B623 जो भी है आपके पास। फंक्शंस इसका देख लें, ये स्प्रेडशीट का बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली एक्सप्लेन हुआ है। फंक्शंस उसके काफी सारे हैं, वैसे ये है कि 2 3 लिखते हैं, मैंने उतने ही लिखे हैं जितने रिक्वायर्ड है। तो यूज ऑफ फार्मूला टू कैरी आउट कैलकुलेशन, आप उसमें फार्मूला यूज कर सकते हो। कोई कैलकुलेशन करनी है, सम एवरेज जो भी आपने लेना है वो आप उसमें कर सकते हो। जो प्रोग्रामिंग में हमें फंक्शंस लगाने पड़ते हैं तो उसमें बने बनाए फार्मूलाज होते हैं, तो आप इजीली उसको यूज कर लेते हो। देन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्राफ्स, आप उसमें ग्राफ प्रोड्यूस कर सकते हो। डेटा की बेस पे वो आपको इंसर्ट ग्राफ करोगे, डेटा सेलेक्ट करके वो आपको पूरा का पूरा ग्राफ बना के दे देगा। देन यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, उसके बाद उसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे जिसमें आपके फंक्शंस काफी ज्यादा हैं इसमें। वो डिपेंड करता है, स्टैटिस्टिकल डेटा अकाउंटेंट स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज करते हैं। हम लोग जो स्कूल के रिजल्ट बनाते हैं तो हमें तो सम चाहिए होता है, एवरेज परसेंटेज यही कुछ चाहिए होता है, तो वो हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस होता है। फॉर्मूला आप खुद से लगाते हो, जैसे परसेंटेज का कोई भी फंक्शन नहीं है MS एक्सेल में, परसेंटेज का फॉर्मूला में खुद लगाना पड़ता है। लेकिन एवरेज है या वो तो सम है, ये आपके फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो ये स्प्रेडशीट है, इसको मैं सिर्फ जनरल सा बता के इसे जा रहा हूँ कि आई होप कि आप लोगों ने एक्सेल यूज किया होगा तो ये 2 3 चीजें तो पता ही नहीं क्या।
अगर नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, डेटाबेस। डेटाबेस बेटा हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, MS एक्सेस का, जो उसमें डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हो, उसमें क्या क्या होता है। चैप्टर नंबर 9 था, वो डेटाबेस से रिलेटेड था। सो डेटाबेस बेसिकली इज यूज टू ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा। आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो स्प्रेडशीट में। प्रॉब्लम ये होती है, वो बहुत अच्छा पावरफुल टूल है कैलकुलेशन वगैरह के लिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं उसमें। आपका डेटा बार बार कॉपी हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो एक ही डेटा की दो दो तीन तीन कॉपीज पड़ी होती है। डेटाबेस का फायदा ये होता है कि आपको डेटा सिर्फ एक बार ही इंटर करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको चेंजेस करना भी आसानी होती है, अपडेट करना आसान होता है। तो ये सारी की सारी आपके डेटाबेस के फीचर्स हैं। ऑर्गेनाइज डेटा होता है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो। टिपिकल डेटाबेस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर टेबल्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 टेबल है, तो हमने सिर्फ एक ही टेबल पढ़ा था, लेकिन टिपिकल और जो नॉर्मल डेटाबेस होती है उसमें कम से कम 2 टेबल होते हैं मिनिमम, वरना वो डेटाबेस कंसिडर ही नहीं की जाती। ठीक है, हमारे क्योंकि सिलेबस में ही सिर्फ 1 टेबल डेटाबेस था, तो इसलिए हमने ज्यादा उसमें पढ़ा नहीं, ज्यादा टेबल्स हमने नहीं पढ़े, वरना ज्यादा टेबल। टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एवरी रो इज अ रिकॉर्ड एंड एवरी कॉलम इज अ फील्ड। अच्छा बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं ना, रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है। ये सर ये पता है। ठीक है। Now, this provides the basic structure of organization of the data within the database. Some of the functions include ability to carry out queries. हमने queries लगाई थी SQL की, ये जो कि सर। एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूज होती है। ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई डेटा इन द टेबल। ये हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि आप डेटाबेस में क्यूरी जैसे लगाते हो, सेलेक्ट की क्यूरी होती है, वैसे ही ऐड की क्यूरी भी होती है, डिलीट की भी होती है, मॉडिफाई की भी होती है। ठीक है, मॉडिफाई की अलग से क्यूरी नहीं होती, बस ऐड में आप करो तो वो हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारा डेटाबेस था। अच्छा बेटा, ये चैप्टर अगेन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसकी, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो। तो इसमें डाउट है तो पूछना प्लीज। बेटा डेटाबेस वाला क्लियर है। ये सर क्लियर है। चलो, उसके बाद आ जाए एप्स पे। आज बेटा एक लेसन है, 2 लेसन। सर सर एंड टाइम दो ही नहीं लेता हुआ पढ़ाते रहे सर। बट ठीक है, फिर लगे रहो, देखते हैं यार, को टॉपिक जहाँ बोर हुए बता दो। अच्छा। सही है सर, वो फिर आगे 10-15 मिनट बाद 5 मिनट की ब्रेक लेंगे तो फिर शुरू कर लेंगे। चलो ठीक। तो उसके बाद आ जाए एप्स पे। Apps is short form used for applications. They normally refer to the software which run on mobile phone or tablets. ठीक है, ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हैं जो एप्स, जिनको हम कहते हैं अपने मोबाइल में हमने यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन पे या टैबलेट के ऊपर जो आप एप्स वगैरह करते हो। इसमें हमारे पास एप्स में ये कैटेगरीज आपको मेरे ज़्यादा पता होगी, स्मार्टफोन आप लोग मेरे ज़्यादा यूज़ करते हो। ये आपकी 3 कैटेगरी सिर्फ लिखी हुई है, आप इसमें और भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग हो जाता है, GPS होता है, कैमरा फैसिलिटी होती है। इसके अलावा आप इसमें सोशल मीडिया ऐप्स ऐड कर सकते हो, आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देन वी हैव ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। ये तो रिपीट हो गया, क्या हो गया, ये ऊपर लिखा हुआ था। हाँ, हाँ। ये हाँ, सर ये हो गया। अच्छा ये रिपीट हो गया, इसको डिलीट। तो ये बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थी जो कि हम लोगों ने जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन बस जितने हमारी सिलेबस में थी हम उतने करें। नेक्स्ट कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते, लेकिन ये हमारा कंप्यूटर यूज करता है। और ये कमांड प्रॉम्प्ट भी है। कमांड प्रॉम्प्ट भी है, हाँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना बेटा। कमांड प्रॉम्प्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है बेसिकली। ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगा। विंडोज वगैरह होगी बेटा, इसमें आगे कैटेगरीज है।
ये हमारा कंप्यूटर यूज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर चल जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चलता। ठीक है, विंडोज अनइंस्टॉल कर दें कंप्यूटर नहीं चलेगा, बाकी सारा कुछ आप जो मर्जी करते रहो। सो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software allows the hardware to run properly and allow the user to communicate with the computer. So कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। जनरल फीचर, सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, बेसिकली पहला इसका फंक्शन ये होता है कि वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर, कि आपका हार्डवेयर हार्ड डिस्क चल रही है नहीं चल रही, कीबोर्ड भी अटैच करना है। हर हार्डवेयर का एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस हार्डवेयर को चलाता है, तो वो जो ड्राइवर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देन सर तो मतलब प्रोवाइड्स। जी। सर अगर मतलब इनमें से कोई एक चीज मिसिंग हो तो वो सिर्फ वही पार्ट कंप्यूटर का मतलब इफेक्ट होगा या पूरा ही कंप्यूटर नहीं चलेगा? बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। लाइक डिवाइस ड्राइवर, अगर आपके साउंड के ड्राइवर अगर खराब हो गए, आपका स्पीकर नहीं चलेगा, आपका माइक नहीं चलेगा। ठीक है, आपके अगर वाईफाई के जो उसके जो ड्राइवर्स अगर आपके खराब हो गए हैं आपके वायरलेस कार्ड के, तो आपका वाईफाई नहीं चलेगा। तो ड्राइवर तो जिस जो ड्राइवर खराब होगा वो डिवाइस नहीं चलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया तो पूरा कंप्यूटर नहीं चलेगा। विंडोज अगर खराब होगी आपकी, आपका पूरा कंप्यूटर नहीं चलता। ठीक है, वो कैटेगरी पे डिपेंड ठीक है सर। है। ठीक। then provides a platform on which other software can run। आपका प्लेटफॉर्म ये आपको प्रोवाइड करता है जिसमें दूसरे सॉफ्टवेयर आप रन कर सको। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप कोई भी डीवीडी वगैरह लेते हो या कोई चीज नेट से डाउनलोड करते हो, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी होती है। आप फॉर एग्जांपल कोई चीज डाउनलोड करते हो नेट से, तो साथ लिखा होता है कि आप इसको विंडोज 7 के लिए कर रहे हो, 11 10 के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। सो बेसिकली आप, क्योंकि विंडो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिस पर आपको सॉफ्टवेयर चलेगा, तो अगर तो सॉफ्टवेयर वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा, तो वो सॉफ्टवेयर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें दूसरे सॉफ्टवेयर चल सके। देन रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपके हार्डवेयर डायग्नोसिस होता है इसमें, वो सारे के सारे आप इसमें इसमें होते हैं। देन प्रोवाइड्स अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, आपकी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, पूरा टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे। देन कंट्रोल्स द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। उसके बाद ये एलोकेट करता है कि सीपीयू किस सॉफ्टवेयर को देना है, किस हार्डवेयर को देना है, ये सारी एलोकेशन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। तो ये इसके 4-5 मेजर फीचर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, 4-5 मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जो कि आप इजीली याद कर सकें और इजीली आप उसको मतलब आपका काम पूरा हो जाए। आगे इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपको ये फीचर्स जो हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगे। द फर्स्ट वन इज कंपाइलर। ये आगे अलग से बेटा टॉपिक भी है इसका, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर इन सब का, तो उनसे में ज्यादा डिटेल भी हम देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या है। कंपाइलर बेसिकली a computer program that translates a program written in a high level language into machine code। अब बेसिकली हम जब प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें पाइथन में भी देखें, तो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसको पहले कंपाइल करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो, किधर गया मेरा पाइथन। ठीक है, आप उसमें कोई भी जब प्रोग्राम ये लिख, विजुअल स्टूडियो कैसे चलाते हैं? क्या मतलब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता है। सर वो तो होता ही नहीं है सर, इतने दिन लगाते हैं होने में। हैवी बेटर डीवीडी ले लो ना उसको। मतलब वो फिर जल्दी हो जाएगा? हाँ, अच्छा बेटा इसमें अगर आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, तो ये देखें रन की ऑप्शन है। आप रन करोगे, ये पहले उसको कंपाइल करेगा, उसके बाद ये उसको चलाएगा। ठीक है,
और पाइथन का सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपाइल और रन एक ही ऑप्शन में रख देता है। ठीक है, तो इसमें एक आपको कंपाइल की अलग से ऑप्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप करते हो, फॉर एग्जांपल इसमें देखता हूँ मैं शायद, अगर सी लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें वो आपको कंपाइल की अलग से ऑप्शन भी देता है। ठीक है, ये मैंने इसमें कर दिया। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें आपको वो कंपाइल की ऑप्शन देता है। ठीक है, कंपाइल का मतलब ये है कि ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ये इंग्लिश वर्ड है। इसको अगर मैं कंप्यूटर को डायरेक्ट दूंगा तो कंप्यूटर उसको रन नहीं करेगा, बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, मशीन लैंग्वेज सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। सो कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, आपको खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप लैंग्वेज इंस्टॉल करते हो तो उसका कंपाइलर ऑटोमेटिकली साथ इंस्टॉल होता है। उस कंपाइलर का काम यह है कि जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, कि पहले उसमें से एरर देखेगा, कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो फिर ये उसको 0 1 में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, सो इट बेसिकली ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज so that it can be directly used by the computer to perform a required task. Now the original program is called the source code. ये इसके कुछ बेटा पॉइंट्स हैं। सोर्स कोड होता है जो आपका ओरिजिनल प्रोग्राम होता है। ठीक है, एंड द कोड आफ्टर कंपाइलेशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। और कंपाइलेशन के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये सोर्स कोड है, मैं जब इसको कंपाइल कर लूंगा तो ये इसकी एक ओबीजे फाइल बनाएगा और उसकी ऑब्जेक्ट फाइल भी बनाएगा। तो वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो 0 1 की फॉर्म में होती है। Once the program is compiled, the machine code can be used to again and again to perform the same task without recompilation. आपने अगर जब एक बार उसको कंपाइल कर दिया, आपके पास 0 1 की फॉर्म में आ गया, तो फिर आपको बार बार ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। तो ये इसके दो तीन मेजर पॉइंट्स हैं कंपाइलर के। इसकी डिटेल आगे दोबारा आएगी, जो सेक्शन 4.2 है उसमें बेसिकली इसी के पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कंपाइलर होता है बेटा, ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, सेकेंड वन इज लिंकर। Linker or a link editor is basically a computer program that takes one or more object file produced by the compiler and combines them into the single program which can be run on a computer. अच्छा, ऑब्जेक्ट फाइल सिर्फ ट्रांसलेशन से इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो प्रोग्राम बन जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगी, ये ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। उसके लिए आपको बाकी सारे, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसको रन करके दिखाऊं, ये नहीं चलेगा। तो इसको सेव कर देते हैं, और ये रन नहीं हुआ। ये रन इसलिए नहीं हुआ, हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे इससे पहले कुछ फाइल्स ऐड करनी पड़नी थी इसमें। सर आपने प्रिंट एफ क्यों लिखा हुआ है? बेटा इसमें सी लैंग्वेज में प्रिंट ऑफ होता है। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली अब मैं इसको रन करूंगा, अब ये चल जाएगा। उसकी रीजन है कि पहले उसने ऑब्जेक्ट फाइल तो बना दी थी, ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है प्रिंट एफ का, ये चलाने के लिए जो लाइब्रेरी फाइल थी वो नहीं थी। तो अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, तो ये अब इसमें अनएक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर टू, अच्छा नहीं यार, पूरा प्रोग्राम लिखना है, क्या बकवास है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम चला, वो बेसिकली वो एग्जीक्यूट तो कर देता है। अगर मैं इस फाइल को बीच में से निकाल देता हूँ तो
ये इस इंस्ट्रक्शन को अगर मैं निकाल दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको फिलहाल कमेंट बना देता हूँ। अब ये बेटा कमेंट बन गया, कमेंट बन गया मतलब ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। ये कमेंटिंग का भी आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया हो जाएगा। अब देखिए उसने एरर दे दिया। तो कंपाइलर, हालांकि मेरा प्रोग्राम सारा का सारा सही है, लेकिन लिंकर का काम जहाँ पे शुरू होता है ना, वहां पे काम खराब हुआ था। तो लिंकर का काम ये होता है कि ये उस फाइल को जो आपने बनाई ऑब्जेक्ट फाइल, और उसके बाद उसके साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है, लिंक करता है आपस में, फिर आपका प्रोग्राम एक सिंगल प्रोग्राम होता है जो कि आपका कंप्यूटर के ऊपर चल सकता है। तो इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि ये बेसिकली एक या दो ऑब्जेक्ट फाइल को उठाता है, ठीक है, जो कंपाइलर ने प्रोड्यूस की, उनको कंबाइन करता है, फिर हमारा सिंगल प्रोग्राम बनता है जो कंप्यूटर पे चलता है। पाइथन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें कंपाइलिंग, लिंकिंग, सारा कुछ, ये इतने लंबे चक्कर की जरूरत ही नहीं होती, आप डायरेक्ट रन करते हो, रन हो जाता है, वो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल डायरेक्ट बना देता है। तो पाइथन इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल भी जा रही है लेटेस्ट, वरना कोई भी लैंग्वेज लंबा अरसा नहीं चलती है आपकी, 4-5 साल से ऊपर नहीं चलती। एक जावा चल रही है और एक हमारा ये पाइथन चल रही है, जो काफी अरसे से चल रही है। वरना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइफ होती है मार्केट में, वो 4-5 साल से ऊपर नहीं चलती, नई लैंग्वेज उससे अच्छी आ जाती है। तो इन्होंने बेसिकली जो सबसे अच्छा फीचर दिया हुआ वो लिंकिंग से जान छुड़ा लिया है। देन वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स। Device drivers is the name given to the software that enables one or more hardware devices to communicate with the computer operating system. ये बेसिक इसका फंक्शन है कि आपके हार्डवेयर जो आपकी डिवाइसेस हैं उनको चलाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। सो विदाउट ड्राइवर्स हार्डवेयर डिवाइस वुड नॉट बी क्या लिखा, वुड बी अनएबल टू वर्क विद द कंप्यूटर, ठीक है। तो वो आपकी बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइवर नहीं होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ड्राइवर नहीं होगा, आपकी डिवाइस नहीं चलेगी, क्योंकि ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस डिवाइस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। बट यहाँ तक क्लियर है। जी सर ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, जैसे एक एग्जांपल ले लो विंडोज की, या आईओएस होता है आपका, एंड्रॉयड होता है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये वो है जो कि आप लोग यूज करते हैं, तो जो यूज करते हैं उसको ध्यान में रख के ये टॉपिक पढ़ना इजीली समझ आ जाए। It is essentially software running in the background of the computer. It manages many of the basic functions. ये बेसिकली आपका बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, एसेंशियल सबसे जरूरी है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल पे आप जो टच स्क्रीन से टैप करके वो टाइपिंग कर रहे हो, वो सारा का सारा उसको एंड्रॉयड उसको मैनेज कर रहा होता है। यू यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, सॉरी ये यूजर ने यूज्ड है, इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेट करते हो विद द हेल्प ऑफ विंडोज करते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारी विंडो है, इसमें जो आइकन बना हुआ है, ये जो फोल्डर आइकन्स हैं, ये सारे के सारे आपके ये विंडोज के फीचर्स हैं। तो अगर ये माउस का पॉइंटर ही ना हो, मैं डबल क्लिक ही ना कर सकूं, तो मैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। देन एरर हैंडलिंग टू टेक प्लेस। विंडो में अगर कहीं कोई प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाए, तो विंडो आपके पास आपको ऑप्शन देती है कि आप उसको रिपोर्ट कर सको, ताकि वो एरर हैंडलिंग को देख सके। लोडिंग एंड रनिंग ऑफ द प्रोग्राम टू अकर। आप जब प्रोग्राम को ओपन करके रन करते हो, तो वो उसको लोड करने से चलाने तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट करता है बैकग्राउंड। देन मैनेजिंग ऑफ सिक्योरिटी। आप उसके ऊपर पासवर्ड, विंडो के ऊपर आप पासवर्ड लगा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। आप अपने मोबाइल पे जो स्क्रीन लॉक लगाते हो, वो सारे के सारे सिक्योरिटी फीचर्स में आते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। बट यहाँ तक क्लियर है। जी सर। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ना, ये थोड़ा सा, अभी इस तरह करो, ब्रेक कितनी लेनी है? 5-10 मिनट के लिए दे देता हूँ सर। 2:17 हुआ है ना, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा, और उसके बाद क्योंकि मैं नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ, ये क्या बकवास है यार। तो उसका भी हाल निकालते हैं। अच्छा चलें, अच्छा बेटा अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा, बल्कि रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं ना।